नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए 27 नंबर का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और प्यारे दोस्तों, हम पिछले 26 पार्ट देख चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने वहाँ पर प्रश्नों को जाना है। कुछ अंतिम क्लासेस हैं आप लोगों की जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकती हैं, वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर रिवाइज़ करेंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो नए बन सकते हैं उनको भी हमने इस क्लास में शामिल किया है। तो दोस्त, भरोसा रखिएगा आप अपने आप पर, अपनी मेहनत पर। आज के दिन आपको केवल और केवल क्लास में क्वेश्चन रिवाइज करवाए जाएंगे, यानी किस तरह से रीजनिंग के प्रश्न देखे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो बहुत ही प्यारी सी क्लास रहेगी। 30 प्रश्न हमने शामिल किए हैं, 27 नंबर प्रैक्टिस सेट है और एक प्रैक्टिस सेट आएगा। और ऐसा नहीं है कि क्लासेस बंद हो जाएंगी 28 के बाद। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 मैराथन हो जाए, जैसे मानसिक अभिरुचि के 100-150 क्वेश्चन एक साथ शामिल करके एक मैराथन ले ली जाए, क्योंकि मानसिक अभिरुचि का आपका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है यूपी पुलिस में। तो मैं कोशिश करूँगा 28 के बाद जब अगली क्लास होगी, ये 27वें नंबर का है, कल एक 28वें नंबर का और होगा, और एक प्रैक्टिस सेट या मैराथन बोल सकते हैं उसको, वो मानसिक अभिरुचि की आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर के आएंगे, जिससे आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो बनेंगे उन सभी को देखेंगे। इसके अतिरिक्त हो सकता है कि अब 150 या 140 या 150 क्वेश्चन की एक रीजनिंग की भी मैराथन आपके साथ आ जाए, तो आपको उसमें भी नहीं घबराना है, वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की जानकारी, आज की इस प्यारी सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। लिखा है, निम्न में से दर्पण छवि क्या है। तो दर्पण छवि से क्वेश्चन आपको देखे गए थे प्रीवियस ईयर में। और आगे देखेंगे विषम आकृति क्या है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमें यूपी पुलिस में देखने को मिले थे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार अभी तक लाइक नहीं किए हो तो कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, दोस्तों में अपने सेशन को शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल ना भूलना कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि जो भी आने वाली क्लासेस हों साथी, वो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की इस अपनी प्यारी सी क्लास को। देखो, कल यार एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, क्योंकि हम आपके सारे के सारे कमेंट देखते हैं। आपने उनका, हो सकता है मैंने किसी का रिप्लाई भी किया है जहां ज़रूरत पड़ी है। तो उसमें एक अपने साथी किसी बहन या किसी भाई का कमेंट था, उसमें लिखा था कि सर आप ही हमें नौकरी दिलवा सकते हैं। तो भाई एक बात समझना है, शिक्षक का धर्म होता है केवल शिक्षण देना, यानी कि अपनी क्लासेस को टाइम पर लेना, नियमित रूप से क्लासेस लेना, ये एक शिक्षक का धर्म है। अगर दोस्त छात्र भी अपना धर्म उचित रूप से समझने लगे, छात्र अगर नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखता है, तो छात्र को कभी भी जीवन में निराशा हाथ नहीं लगेगी एग्ज़ाम में। तो ये जो लाइन थी उस बच्चे की या बच्ची की, उसने कहा था कि आप मुझे दिलवा सकते हैं सफलता, आप ही नौकरी दिलवाएंगे। तो मुझे लगा कि यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षक एक अपना केवल दायित्व निभाता है और आपका असली योगदान उसमें रहता है। अगर नौकरी आपकी लगेगी तो पढ़ना आपको ही पड़ेगा दोस्त, ठीक है। क्योंकि शिक्षक तो पढ़ा के चला जाएगा, कोई भी टीचर हो, आज मैं हूँ, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, अभी पीछे भी मेरे पहले कुछ और लोग पढ़ाते थे। तो ऐसा नहीं है, शिक्षक अपना धर्म निभाता है, बच्चे को भी अपना धर्म अच्छे से निभाना चाहिए। और साथ ही आप सभी के लिए प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि आप लोगों को इस बार सफलता दिला दे। कुछ गलतियां जो हुई हों, पिछले बार एग्ज़ाम में मौका अच्छा मिला है, आप लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। चलिए, तो बिना किसी देरी के अब सारी बातें आप लोगों से कर ली हैं। जो भी दिल की बातें होती हैं वो अपने साथियों से साझा करनी ज़रूरी होती हैं। तो चलिए इसी के साथ आप सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बोला है दोस्त, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से है। तो देखो, यहाँ पे स्कूल लिखा है, स्कूल का संबंध किससे है? शिक्षक से है। तो अभी हम बातें कर रहे थे शिक्षक और छात्र के बीच में, और पहला ही प्रश्न आपके सामने है। स्कूल का संबंध शिक्षक से है, तो अंपायर का संबंध किससे होगा? देखो, मेरी बात को समझना है। अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क की बात करता हूँ, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगर मैं पिच रखूं, तो पिच क्या होता है? एक प्रकार का मैदान, विशेष रूप से हॉकी या क्रिकेट या फुटबॉल के लिए जहां पर खेलने का आयोजन किया जाता है उसे कहते हैं पिच।
अगर हम वहीं पर अंपायर की बात कर ले तो ऐसा तो है नहीं केवल फुटबॉल में अंपायर हो या हॉकी में अंपायर हो या फिर प्यारे दोस्त आपके केवल और केवल क्रिकेट में हो। तो अंपायर तो हर किसी में होते हैं, हर किसी मैच में होते हैं। तो अंपायर का जो स्थान होगा, इस जो संबंध होगा वो प्यारे दोस्त मैदान से होगा, ना कि पिच से। ठीक है, याद रखेंगे। तो स्कूल का संबंध जिस प्रकार शिक्षक से है उसी प्रकार दोस्त याद रखेंगे मैदान का संबंध अंपायर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से है। बोला गया है दोस्त रोटेट को अगर ये लिखा जाता है तो काउंटिंग का कोड क्या होगा। देखो गौर से देखते हैं, ROTATE। ठीक है, अब इसको क्या लिखा गया है तो आप बोलोगे U, उसके बाद में R, इसके बाद में आगे देखोगे तो W, उसके बाद में D है, उसके बाद में फिर से W है और आगे H है। साथ ही हमें कोडिंग बतानी है काउंटिंग की, COUNTING, ऐसे ही ना, COUNTING। तो मेरे प्यारे साथी गौर से आप सभी देखेंगे, इसमें लिखा गया है R को U यानी R 21 पर होता है तो इसको माफ़ी चाहेंगे, R 18 पर होता है तो इसको 21 लिख दिया है। कितना? 21। उसी प्रकार से O 15 पर होता है, 18 लिखा गया है। दोस्त T 20 पर होता है, इसको 23 यानी W लिखा गया है। 1 पर होता है A और D को लिखा गया है 4, यानी कि ये आपका T 20 पर है, W 23 पर है। अगर आप प्यारे दोस्त इसके लॉजिक को समझें तो हर बार में कहीं ना कहीं 18 3 21, 15 3 18, 20 3 23, 1 3 4 और 20 3 23 और 5 3 8 करके हर बार में साथी यहाँ पे 3 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है? 3। तो अब हम स्मार्ट तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले में 3 जोड़ेंगे, आखिरी में 3 जोड़ेंगे, उत्तर जो भी आएगा लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो C होता है जो कि 3 पर 3 जोड़ेंगे 6, 6 पर आता है F, मतलब विकल्प की शुरुआत F से होगी। तो भाई विकल्प की शुरुआत अगर F से होगी तो वह विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर A। अब आगे चेक नहीं करना है, लास्ट का और कर लो। G 7 पर होता है, 3 जोड़ेगा 10, 10 पर आता है J। देखो एकदम सही उत्तर दे रखा है ऑप्शन नंबर A। और Q क्यों आया? क्योंकि N 14 पर होता है, 3 जोड़ेगा तो 17 Q J लास्ट में है और F R से शुरुआत हो रही है, तो यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर ये Q नहीं है, इसको मैंने Q लिख दिया, ये O है। काउंटिंग में जो है ये O है, तो O 15 पर आता है, 15 में 3 जोड़ेगा तो 18 R हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा गया है। अब अगले प्रश्न में आ जाइए। अगले प्रश्न में इसको देख लीजिए, ऐसा प्रश्न भी आपके वर्णमाला में देखने को आपको मिलेगा। बोला यह बताएं कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही शब्द साथ में हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। यानी यहाँ पे आपका फर्स्ट लिखा गया है FIR, इसके बाद में क्या है दोस्त? S और T। ठीक है, ये फर्स्ट लिखा गया है। गौर से समझेंगे, अगर इनके हम अक्षर युग्म गिने, जोड़े गिने तो कैसे? F से, F के बाद क्या होता है? आप बोलोगे G, H I J। कोई पेयर मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या I से F का मिलेगा? बिल्कुल नहीं। क्या I से R S T किसी का मिलेगा? नहीं मिलेगा। दोस्त मिलेगा किसका? तो आप कहोगे R और S का मिलेगा। किसका मिलेगा साथी? R और S का मिलेगा। आगे चलोगे तो R और T का मिल जाएगा। किसका? R और T का। इसके बाद S से चलोगे तो S के बाद T, ये मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? S के बाद T मिल जाएगा। लेकिन S से पीछे आओगे तो T होना चाहिए, यहाँ पे R है। उल्टा संबंध नहीं बनता है, संबंध आपका दोनों दिशाओं में बनेगा, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में। जैसे S है तो S के बाद इस तरफ T है, तो अगर इस तरफ भी T आता तो हम बना देते पेयर दोनों साइड। लेकिन अभी हमें केवल और केवल 3 पेयर मिले हैं, तो आप बोलोगे साथी ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से? एक RS, एक RT और एक ST। ये 3 पेयर हैं जो फर्स्ट में आपको दिए गए हैं। इनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। चलिए अब इसी के साथ अगले प्रश्न में आइए। ब्लड रिलेशन से आपसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। रैना की माँ मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है। तो दोस्तों जो रैना की माँ है कौन है साथी? एक माँ है। किसकी माँ है? आप कहोगे रैना की माँ है। गौर से समझना है, रैना नाम का कोई शख्स है, उसकी माँ है, तो माँ के लिए माइनस लगाते हैं। मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है। अब किसी पिता की एकमात्र अगर बेटी होगी तो वो बच्ची स्वयं में नहीं हो जाएगी? आप बताओ, वो स्वयं में नहीं हो जाएगी? तो आप कहोगे बिल्कुल साथी। कैसे? जो रैना की माँ है वो मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है, अर्थात रैना की जो माँ है उसका नाम क्या है? आप कहोगे मेरे दोस्त मोहिनी। क्या कहोगे? मोहिनी उसका नाम है। ठीक है, अच्छे से समझना है, मोहिनी उसका नाम है। तो आप क्या बोलोगे? प्रश्न में पूछा है मोहिनी का पति। मोहिनी का पति कौन हो जाएगा? आप कहोगे यहाँ पे कोई एक पति आएगा जो कि रैना का पिता बनेगा। अगर ये माँ है तो ये पिताजी हो जाएंगे। आपका वो बिल्कुल सही है। अब दोस्त पूछा है मोहिनी का पति रैना से किस प्रकार संबंधित है? से लगा है रैना के साथ, तो रैना क्या बोलेगा? मम्मी का हस्बैंड, मतलब क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। मम्मी का हस्बैंड मेरे पिताजी हो जाएंगे, ऐसा ही तो बनेगा। जल्दी से बताओ। ऐसे प्रश्न अगर आपको समझ में ना आए तो आप लोग ऐसा करिए, आप अपने स्वयं में सोचने का प्रयास कीजिएगा। अपनी रिश्तेदारी में, अपने घर में, अपने बुआ चाचा चाची सभी को शामिल करके सोचिए, तुरंत उत्तर आ जाएगा। वो आपका क्या लगता है? ठीक है, इस तरह से करते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक और सादृश्यता से है, अच्छा सा प्रश्न है, इसको देख लीजिए। बोला है क्या बोला है? सेमेंटिकस का संबंध अगर भाषा से है
तो नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा? मेरी बात को समझना है दोस्त। सेमेंटिकस क्या है? बोलो जल्दी से बोलो, सेमेंटिकस क्या है? तो आप कहोगे सर सेमेंटिकस जो है ये एक ऐसा क्षेत्र या कह सकते हैं एक ऐसा शब्द है जो भाषा के अध्ययन में प्रयोग किया जाता है। भाई भाषा का जो अध्ययन है वो सेमेंटिकस कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से मैं बात करता हूँ नेफ्रोलॉजी। तो मेरे साथी कौन कौन बताएगा कि नेफ्रोलॉजी क्या होता है? नेफ्रोलॉजी क्या होता है? आपने बायोलॉजी में नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा होगा। नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा है तो आप कहोगे हाँ पढ़ा है। क्या होता है ये? किडनी का क्या होता है? आप कहोगे कह सकते हैं एक प्रकार से नेफ्रॉन किडनी का मात्रक कह सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप कहोगे नेफ्रोलॉजी तो क्या है? किडनी का जो अध्ययन होगा। मेरे साथी जो किडनी का अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा? तो आप क्या कहोगे, क्या बोलोगे? बोलोगे नेफ्रोलॉजी कहलाएगा। किडनी दे रखा है? नहीं दिया है। अरे गुर्दा तो दिया है। किडनी गुर्दा एक ही बात होती है दोस्त, किडनी गुर्दा एक ही बात होती है, याद रखेंगे। और यकृत आपका अलग होता है जी, लीवर और यकृत अलग होता है, जबकि किडनी गुर्दा एक ही बात होती है। अगले प्रश्न में आ जाइए, अगले प्रश्न में आ जाइए। अगले प्रश्न में बोला है साथी, क्या बोला गया है? आप कहोगे यहाँ पे बोला गया है उस शब्द को चुने जो दूसरे शब्दों से भिन्न है। कौन है? चमेली। चमेली क्या है? एक प्रकार का प्यारे दोस्त पुष्प है। आम की बात करते हैं प्यारे दोस्त, एक प्रकार का फल है। कमल की बात करते हैं तो एक प्रकार का ये भी एक पुष्प है, ठीक है। और गुलाब की बात करते हैं तो ये भी मेरे साथी क्या है? एक प्रकार का पुष्प है, याद रखेंगे, ठीक है। क्या कहोगे? ये भी एक पुष्प है। तो अब बताओ क्या विषम है? आप कहोगे जहाँ पे फल है वो विषम है, जहाँ पे फल है मेरे साथी वो विषम है। अब एक और मैं क्वेश्चन यहीं पे जल्दी से पूछ लेता हूँ। अगर ऑप्शन नंबर ए में चमेली लिखा है, क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में चमेली लिखा है। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे क्या लिखा है? कमल लिखा है, ठीक है, कमल लिखा है। ऑप्शन नंबर सी में मैं दे देता हूँ यहाँ पर गुड़हल, क्या दे देता हूँ? गुड़हल लिखा है। और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दे देता हूँ गुलाब, क्या दे देता हूँ साथी? गुलाब लिखा है। तो अब मेरे प्यारे दोस्त आप बताओ इसका विषम क्या उत्तर होगा? सॉरी, इसका विषम उत्तर आप बताइए जल्दी से। ये मैंने क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा विकल्प विषम है? बताओ मुझे जल्दी से बताओ साथी। चमेली है, कमल है, गुड़हल है, गुलाब है। आप कहोगे सर आपने तो मुझे फंसा दिया, ये तो सारे के सारे पुष्प हैं। अब इनमें मैं कैसे बताऊं कि इसमें विषम कौन सा है? भाई ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था रिसेंटली एग्जाम में, चारों के चारों ऐसे ही ऑप्शन थे और उसमें जो आंसर माना है उसने कमल माना है। क्यों माना है? क्योंकि कमल जो होता है वो पानी में होता है। कहाँ पे होता है? पानी। चमेली पेड़ पे होता है, चमेली का अलग से पेड़ आता है, गुड़हल का अलग से पेड़ आता है और गुलाब का भी अलग से पेड़ आता है। लेकिन पेड़ किसका नहीं है मेरे साथी? आप कहोगे कमल का। तो कमल इसका सही उत्तर है। उम्मीद है आप समझे होंगे। अब अगले प्रश्न में आ जाइए। अगले प्रश्न में बोला है जब इस पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाएगा तो किस प्रकार का पैटर्न निहित होगा या दिखाई देगा या फिर निर्मित होगा? जल्दी से बताओ कौन सा पैटर्न बनेगा? आप कहोगे इसको इस प्रकार से इस तरफ पलट देना है, क्योंकि सारी की सारी जो चिन्ह है वो इसी तरफ बन रहे हैं ऑप्शन के अनुसार। तो दोस्तों मेरी बात को समझना है। अगर मैं इसको यहाँ से उठा के पटकूँ, अगर मैं उठा के पटकूँ तो क्या ये इस प्रकार से बनेगा? आप कहोगे हाँ। अर्थात एक इस प्रकार की आकृति आप सभी के सामने निर्मित होकर के आएगी, जो कि एक स्टार के रूप में होगी। और भाई स्टार के रूप में जो आकृति है वो केवल और केवल मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए में है। कहाँ पे है? केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और नीचे देखोगे तो एक वर्ग है और एक वर्ग में आपका समांतर चतुर्भुज भी बना हुआ है, तो इसको भी ऐसे समझ लेंगे। तो दोनों के दोनों आपके कहाँ पे हैं? ऑप्शन नंबर ए में है, इसको याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न आपका किससे है? रैंकिंग्स है। भाई मैं कल इसका नाम भूल गया था। ये क्या है? रैंकिंग टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक कक्षा में रोज़ा शीर्ष से चौथे स्थान पर है, यानी जो रोज़ा नाम की लड़की है, जो रोज़ा नाम की लड़की है या फिर लड़का मुझे नहीं पता है, ये शीर्ष से कौन से स्थान पर है? आप बोलोगे चौथे स्थान पर है। नीचे से वो 26वें स्थान पर है। यही रोज़ा नीचे से कौन से स्थान पर है? आप बोलोगे साथी 26वें स्थान पर है। छात्र पूछा है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो आपको पता होगा, क्या पता है? लेफ्ट प्लस में राइट दोस्त माइनस में 1 कर देते हैं तो हमें टोटल स्टूडेंट पता चल जाते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पता चल जाते हैं? टोटल आप बोलोगे, ठीक है। अगर एक तरफ लेफ्ट कंडीशन दी है दूसरी राइट दी है, दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, टोटल स्टूडेंट पता चलेंगे। आप कहोगे लेफ्ट से दिया है 4, साथी लेफ्ट से क्या दिया है? 4। राइट से दिया है हमें 26, ठीक है। राइट से दिया है 26 और दोनों को जोड़ करके एक घटाएंगे तो बराबर टोटल आ जाएंगे। 26 4 30 में से एक जाएगा कितना? 29। तो आप क्या कहोगे मेरे दोस्त? जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो 29 है। हाउ मेनी स्टूडेंट इन दिस क्लास? तो बोलोगे सर 29। क्या बोलोगे? 29 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न में आइए साथी। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन कैलेंडर से दिया है। कैलेंडर को देख लेते हैं, इसमें भी नहीं घबराना है, आसानी से इसको हम कर जाएंगे। बोला है यदि 1 अगस्त को बुधवार है तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा? बताओ, मेरी बात को समझो। आपको अगस्त का महीना काउंट करना है और सितंबर का करना है। तो बोलोगे आप इसको समझिए, इसको विषम दिनों के माध्यम से करते हैं। साथी 1 अगस्त को बुधवार है, यानी हमने कहा 1 अगस्त को बुधवार है तो अगस्त में कितने महीने बचे?
तो आप कहोगे साथी अगर अगस्त की बात करते हैं तो ये 31 दिन का होता है, लेकिन इसका एक दिन तो खराब हो गया, बुधवार है। अब शेष कितने दिन बचे, रिमाइंडर माध्यम से कर रहे हैं, तो शेष दिनों की जो संख्या होगी वो यहाँ पे 30 होगी। आप कहोगे अगस्त में साथी 30 दिन हैं और सितंबर में कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। दोनों को जोड़ दो, 7 से भाग लगा दो मेरे दोस्त, 7 से भाग लगा दोगे तो साथी रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। और इस 3 रिमाइंडर का क्या करना है, तो आपको इस 3 रिमाइंडर को इस बुधवार में जोड़ देना है। इस बुधवार में इस 3 को जोड़ना है तो क्या आएगा, गुरु आएगा, शुक्र आएगा और शनि आएगा। तो क्या बोलोगे साथी, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर है। अगर 1 अगस्त को बुधवार पड़ता है तो 1 सितंबर को शनिवार होगा, इस बात को याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है, चित्र में दिखाई गई सीट के अनुसार एक बॉक्स बनाया गया है, बॉक्स में के विपरीत क्या होगा। तो मेरी बात को समझना है, जब भी ओपन डाइस आता है, मैंने 1000 बार आपको बताया है, 1000 बार तो नहीं, 393 क्लासेस हुई हैं अभी तक, तो 393 बार एटलीस्ट तो बताया ही होगा। बताओ कहा गया है के विपरीत क्या होगा। ओपन डाइस जब भी आता है साथी, क्या होता है, जब भी ओपन डाइस की प्रक्रिया होती है तो प्रत्येक तीसरी सतह विपरीत होती है। क्या होती है, प्रत्येक जो तीसरी सतह है ये क्या होती है, ये प्यारे दोस्त विपरीत होती है। प्रत्येक तीसरी सतह यानी कि इसको हिंदी में लिखो, अरे इंग्लिश में लिख दो, फेस। प्रत्येक तीसरी फेस क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, अब प्रत्येक तीसरी फेस का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे एल है तो एक को छोड़ करके अगला वाला, तो आप क्या बोलोगे, एल के अपोजिट जो आएगा मेरे साथी एन आएगा। कितना आएगा, एन। अब इस प्रकार से आपके पास एक यहाँ पे एम मिलेगा, एक को छोड़ करके अगला वाला क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो आप कहोगे साथी एम के अपोजिट में क्या आएगा, ओ आएगा। लेकिन अब बचा क्या, अब क्या बचा, आप कहोगे के का मतलब है अलग अलग, एक ये भी अलग, तो इसमें बनेगी एक जेड लाइन। देखो ये जेड लाइन बनी है, कैसी, ये जेड लाइन, एक यहाँ कॉर्नर में, एक यहाँ कॉर्नर में। तो आप कहोगे जेड लाइन से भी हमें पता चल जाता है ओपन डाइस में कि विपरीत क्या होगा, विपरीत क्या होगा, के अपोजिट ओ आ जाएगा। प्रश्न में पूछा है साथी के अपोजिट क्या है, ऑप्शन नंबर बी ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माफी चाहेंगे, ओ नहीं होना चाहिए यार, ओ नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ, पी है ये मैं विजुअल नहीं कर पा रहा था। ठीक है, ये पी है, के अपोजिट में क्या बनेगा साथी, पी बनेगा। पी आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा, याद रखेंगे, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आइए। बोला है उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। क्या है साथी, एक आकृति है जो दूसरों से भिन्न है। यहाँ पे चतुर्भुज के ऊपर सर्कल है, साथी पंचभुज के साथ में एक सर्कल है, त्रिभुज के साथ में सर्कल है और चतुर्भुज के साथ में, लेकिन सर्कल तो ये अधूरा बचा, ये सर्कल हो ही नहीं रहा पूरा। तो आप क्या बोल दोगे भाई, एक सर्कल एक आकृति चल रही थी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी विषम है, क्योंकि ये सर्कल पूरा नहीं बन पा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ये विषम है। ऑप्शन नंबर डी कौन से में है, आप कहोगे डी नंबर में ही दिया है, तो साथी इसका भी सही उत्तर क्या बनेगा, डी नंबर बनेगा, याद रखेंगे। क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, डी नंबर बन जाएगा। अगले प्रश्न में आइए। चलिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताइए। आप में से कौन सा प्यारा साथी बताएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए साथी, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। दोस्त एक बात को समझना है, यहाँ पे एक लॉजिक आया है, 4 का संबंध अगर 69 से है, किससे है, 69 से है, तो 11 का संबंध किससे होगा, किससे होगा, हमें ये बताना है। तो दोस्त एक बात समझना है, यहाँ पे अगर 4 से हम देखें यहाँ पर जाने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर 16 का गुना, इसको देखो ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अगर 4 की पावर 3 कर दें तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 में अगर 5 जोड़ दें दोस्त, 64 में अगर 5 जोड़ दें तो हमें 69 ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर यही लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं, तो पहले हमने इस संख्या का पावर 3 किया, तो अब ये जो 11 दिया है, 11 की पावर हम 3 करेंगे। 11 की पावर 3 याद रखना है कितनी होती है, 13 31 होती है। अगर 13 31 में 5 जोड़ेंगे, 13 31 में मेरे दोस्त अगर 5 जोड़ा जाएगा तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 31 5 36। क्या 1336 किसी विकल्प में है, देखिए 1336, देखो ये विकल्प नंबर 2 में दे रखा है, विकल्प नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो क्या होगा साथी, विकल्प नंबर 2 एकदम सही उत्तर है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। पहली संख्या की पावर 3 करके प्लस 5 हो रहा था। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न आपका किससे है, तो ये प्रश्न एक शानदार प्रश्न है, किससे है, तो आप बोलोगे ये हमारा है बोर्ड मास बेस्ड, इसको क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन एक प्रकार से हम कह सकते हैं। बोला यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ भाग है, तो बताना है निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। सी का अर्थ क्या है, माइनस है, तो पहले स्थान पर सी है, तो कहने का मतलब अगर हम 456 यहाँ पे लिख दें तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा, और ये हमारा 236 होगा। डी का मतलब डिवाइड है, मतलब 2 हो जाएगा। ए का मतलब साथी प्लस है, तो हम यहाँ पे 14 कर देंगे, और बी का मतलब क्या है, बी का मतलब साथी गुणा है, बी का मतलब गुणा है, तो हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। अब देखो इसमें बोर्ड मास लगाना है, बोर्ड मास में ब्रैकेट तो है नहीं,
ऑफ भी नहीं है, तो सीधा डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। तो देखो काटो, यहाँ पे हो जाएगा 118, 118 यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 14, और यहाँ से साथी आपका 456 आएगा। कितना आएगा? 456। तो हम प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं। जैसे हमने कहा 456 हमारे पास प्लस का है और 14 भी प्लस का है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 470 हो जाएगा। अब इस 470 में दिया गया हमें 118 घटाना है, तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 5 बचेगा, और यहाँ पे प्यारे दोस्त आपका कितना बचेगा? यहाँ पे आपका 3 बचेगा। यानी प्रश्न का जो उत्तर होगा मेरे साथी 352 होगा। 352 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो दोस्त आप कहोगे कि जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका सही उत्तर है 352। क्या है? 352 है। अब अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न कोडिंग ब्लड रिलेशन से है। कोडिंग ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में 100% मिलेगा। याद रखेंगे, बोला ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए डिवाइड बी का अर्थ है बी की माँ है। तो सीधा हम सॉल्व करते हैं, सीधा साथी सॉल्व करते हैं। बोला है u प्लस एच, u प्लस एच मतलब आगे वाला पीछे वाले का पिता है। तो ये जो u है साथी, ये जो u है ये क्या है? आप कहोगे पिता है किसका? पीछे वाले दोस्त h का, पीछे वाले h का पिता है u, इस बात को याद रखेंगे। क्रॉस का मतलब है आगे वाला पीछे वाले का भाई है, यानी ये जो h है ये भाई है किसका? तो आप कहोगे दोस्त l का है। ठीक है, ये भाई हो गया l का। अब बोला है माइनस, माइनस का मतलब है आगे वाली पीछे वाले की बहन है, तो ये l बहन हो जाएगी किसकी साथी? आप कहोगे q की, l बहन हो जाएगी q की। डिवाइड का मतलब है आगे वाली पीछे वाले की माँ है, तो ये जो q है ये q है, ये माँ है किसकी? तो बोलोगे पीछे वाले r की। साथी पीछे वाले r की माँ है। अब क्या आया है? माइनस। माइनस का मतलब क्या था? आगे वाली पीछे वाले की बहन है। माइनस का मतलब है आगे वाली पीछे वाले की बहन है, तो ये r बहन हो जाएगी किसकी? y की। इस बात को याद रखेंगे। अब देखो प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है, तो पूछा है l का y से क्या रिश्ता है। l का y से क्या रिश्ता है? तो l कहाँ पे है? ये रहा, से लगा है y के साथ, तो y क्या कहेगा या कहेगी? आप कहोगे y का जेंडर पता तो है नहीं, लेकिन हम बता सकते हैं कि y का l क्या लगता है। तो आप कहोगे y बोलेगा मम्मी, और मम्मी की बहन कौन? मौसी। मम्मी की बहन मौसी, जिसे ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ये सही उत्तर है साथी। ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम सही उत्तर है, याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न आपको भिन्न समूह से पूछा गया है। भिन्न समूह दिया है, तो इसमें क्या करते हैं? इसमें आप लोग स्थानीय मान से कीजिएगा। बोला है 4 समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, एक अलग है, अलग अक्षर समूह का चयन कीजिए। स्थानीय मान से कीजिए साथी। x 24 पर होता है, t 20 पर होता है, और z हमारा 26 पर होता है। ठीक है, इसके बाद i 9 पर होता है साथी। f कितने पर? f होता है हम लोगों का 6 पर, f 6 पर होता है। k कितने पर? तो कहोगे 11 पर। ठीक है, k कितने पर हो जाएगा? तो 11 पर हो जाएगा। p कितने पर होता है साथी? 16 पर होता है। l कितने पर? 12 पर होता है। r कितने पर? 18 पर होता है। उसी प्रकार g 7 पर होता है, c दोस्त 3 पर होता है, i हमारा 9 पर होता है। तो अब क्या कहोगे आप लोग? इसमें से विषम क्या है? क्या विषम है? इनके बीच का अंतर देखो भाई, -4 हुआ है, यहाँ पे देखो -3 हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे -4 हुआ है, और यहाँ भी हमारा -4 हुआ है। तो भाई 3 ऐसे हैं जिसमें -4 हो रहा है, जबकि एक ऐसा है जिसमें क्या हो रहा है? -3। तो विषम वही होगा जाएगा जो आपका अन्य 3 को फॉलो नहीं करेगा। कौन नहीं कर रहा है? विकल्प नंबर 2। ये आप लोगों का विषम उत्तर है। ठीक है सॉरी भाई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। इसका उत्तर बताइए आप लोग। बोला दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है राहुल। ठीक है, राहुल दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, पर दाएं घूमता है। दक्षिण की ओर चलने के बाद वो बंदा दाएं घूम रहा है, तो मेरी बात को समझना है, इसका सही उत्तर कैसे आएगा। देखो सबसे पहले राहुल है, सबसे पहले राहुल है, कहाँ पे गया है? तो आप बोलोगे दक्षिण की ओर गया है। साथ ही दक्षिण की ओर गया है, उसने यात्रा तय की है 30 मीटर की। आगे बोला है दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। दोस्त यहाँ से भी वो दाएं मुड़ता है, चूँकि दक्षिण में मुख है, तो दाएं मुड़ने के लिए उसको यहाँ पे जाना पड़ेगा। दाएं मुड़ता है और कितना चलता है साथी? आप कहोगे 30 मीटर चलता है। फिर बोला है बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब दोस्त यहाँ से वो बाएं मुड़ रहा है, यहाँ से बाएं मुड़ रहा है, तो 20 चल रहा है। ठीक है, इसके बाद बोला है फिर बाएं मुड़ता है। अब दक्षिण में मुख है, तो फिर से बाएं मुड़ जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि 30 मीटर बोल रहा है, बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो साथी हम 30 मीटर यहाँ भी चला देंगे। क्या कर देंगे? हम इस राहुल भैया को यहाँ भी चला देंगे। अब राहुल हमारा यहाँ पे आ चुका है। शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? क्या पूछा है? जो राहुल नाम का लड़का है वो शुरुआती बिंदु अर्थात यहाँ से जब चलना प्रारंभ किया था, अब वो यहाँ पे पहुँच गया, तो उसके बीच की दूरी क्या है हमें ये बतानी है। क्या आप नहीं बता पाओगे मेरे साथी? क्या आप नहीं बता पाओगे? आप कहोगे मैं बिल्कुल बता दूंगा, तैयार बैठा हूँ दोस्त। कैसे? सम्मुख भुजाएं समान हो गई, तो ये वाली 20 इसके बराबर हो जाएगी, ये 20 इसके बराबर हो जाएगी। ऊपर 30 ऑलरेडी था, 20 टोटल मिला करके कितनी हो गई? 50।
ऊपर 30 ऑलरेडी था, नीचे 20, टोटल मिलाकर 50 मीटर इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगर वो दिशा भी पूछ लेता तो हम बता देते प्रारंभिक स्थान से दक्षिण दिशा में 50 मीटर है। अगले प्रश्न में आइए, अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ पर दोस्त आपका सिलोजिज्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बोला सभी हेलमेट वस्तुएं हैं, तो जितना भी H4 हेलमेट है वो सारा का सारा क्या है, वो सारा का सारा V4 वस्तु बना देंगे। क्या बना देंगे? V4 वस्तु। बोला है कुछ हेलमेट वाहन है। साथ ही अब क्या बोला गया है? कुछ हेलमेट का जो पार्ट है वो वाहन है, ठीक है, याद रखेंगे। कुछ हेलमेट H4 हेलमेट का इतना सा जो संबंध बन रहा है क्रॉस का, ये वाहन है। अब निष्कर्ष पे आते हैं साथी, अब निष्कर्ष पे आते हैं। तो पहला निष्कर्ष बोला है कुछ वस्तुएं हेलमेट हैं। क्या साथी कुछ वस्तुएं हेलमेट हैं? आप कहोगे सर पूरा का पूरा वस्तु का पार्ट था, कोई पूरा का पूरा वस्तु का पार्ट था। देखो ये वाहन है, मैं इसको लिख देता हूँ, ये वाहन है, ये वस्तु है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखो अब मेरी बात को समझो। बोला है कुछ वस्तुएं हेलमेट है। भाई मुझे पता है ये जो ब्लू सर्कल है पूरा का पूरा वस्तु का है, इसके अंदर कुछ पार्ट क्या आ रहा है? हेलमेट आ रहा है। तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही है, कुछ वस्तु हेलमेट हैं। अब कह रहा है कुछ वाहन हेलमेट है। क्या दोस्तों कुछ वाहन हेलमेट हैं? तो भाई कथन कह तो रहा था कुछ हेलमेट वाहन हैं, अर्थात कुछ वाहन भी हमारे हेलमेट हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से वाहन? ये इतने से जो वाहन है, ये वाले वाहन क्या बन जाएंगे? ये साथी हेलमेट बन जाएंगे, याद रखेंगे। अब आया है कौन सा? अब आया है तीसरा वाला। कह रहा है कुछ वाहन वस्तुएं हैं। क्या कुछ वाहन का संबंध वस्तु से बन रहा है? आपको ये इतना बड़ा संबंध बन तो रहा है, ये मैदान पड़ा हुआ है इसके लिए, वाहन वस्तु के लिए, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। अब ये सब सही हो जाएंगे तो बोलोगे सभी निष्कर्ष 1 2 3 अनुसरण करते हैं। बोथ कंक्लूजन 1 2 3 एंड सेकंड सॉरी 1 2 एंड अरे क्या बोलते हैं 1 2 एंड 3 आर फॉलोइंग, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगले प्रश्न में आओ। एक प्रश्न आपको क्रम व्यवस्था से भी मिलेगा, इसको देखते हैं। यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। बोला है कर्मचारी BRGAM की वेतन की तुलना में एक दूसरे के संबंध में दी गई है। साथ ही 5 कर्मचारी हैं और इनके वेतन की तुलना यहाँ पे दी गई है। बोला है M को A और G से अधिक वेतन मिलता है। तो बोला है जो M है इसको A और G नामक बंदे से अधिक वेतन मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे। बोला है R का वेतन 3 व्यक्तियों से कम है। तो R का जो वेतन है वो दोस्त कितने व्यक्तियों से कम है? 3 से। अगर मैं R को यहाँ पे रखता हूँ तो ऐसे आ जाएगा। B का वेतन कब सबसे कम है, लेकिन उसने कहा अगर R का वेतन 3 वस्तुओं से कम है और B का सबसे कम है तो B सबसे नीचे आएगा, और उसके बाद ये आएगा R, और यहाँ पे ये आ जाएगा, और A यहाँ पे आ जाएगा, और M यहाँ पे आ जाएगा। चूँकि बोला था M A और G से अधिक कमाता है, A और G से अधिक कमाता है M, तो A से अधिक है और G से अधिक है। लेकिन भाई एक कंडीशन बिगड़ जाएगी, क्योंकि A और G का हमें स्थान एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा। A और G का साथी स्थान एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा, याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी AG का ज़्यादा है M का, और यहाँ से भी AG का ज़्यादा है M का। तो पूछा है दूसरा न्यूनतम वेतन किसका है? दूसरा न्यूनतम अर्थात नीचे से दूसरा वेतन, न्यूनतम का मतलब है नीचे से दूसरा। कौन है भैया? कौन है? आप कहोगे R ऐसे बंदा है जो आपका दूसरा न्यूनतम वेतन रखता है। अगर सबसे न्यूनतम पूछे तो उसने सवाल में ही बोला है B का सबसे न्यूनतम है। हाईएस्ट ये भी बोल दिया है, आपका क्या है? M का हो जाएगा हाईएस्ट, ठीक है। M का सर्वाधिक है और AG के बीच में कन्फ्यूज़न है, ये जानकारी हम सवाल के अनुसार नहीं दे सकते हैं। तो हमसे जो पूछा था हमने बता दिया, R का दूसरा सबसे न्यूनतम वेतन है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अब अगले प्रश्न का अध्ययन कीजिए। एक क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर से इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन आपका 17-18 में तो कम ही देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे पूछा जा सकता है, हो सकता है पूछ ले अगर, क्योंकि 10 शिफ्ट में पेपर है तो हर प्रकार से वो पेपर को बनाने का प्रयास करेगा एग्जामिनर, ठीक है। बोला दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, यह प्रश्न चिन्ह के जगह आ सकती है। कहाँ पे है प्रश्न चिन्ह? तो ढूंढना होगा मेरे दोस्त, प्रश्न चिन्ह ये रहा। अब बात को समझना है, बिना किसी समय को व्यर्थ किए हो सीधे बात को समझो मेरे दोस्त। आपको करना क्या है? 4 चौके 16, 16 9 25 8 33। देखो एक बात को समझो, ऐसे करो, ये आपकी रो नंबर 1 है, ये साथी आपकी रो नंबर 2 है, ये आपकी 2 है, और ये दोस्त आपकी 3 नंबर की रो है। क्या है? ये आप लोगों की 3 नंबर की रो है। तो आपको समझना क्या है दोस्त? आपको यहाँ पे समझना है इसको ऐसे समझो। देखो ये आपका 14 और 18, माफ़ी चाहेंगे, ये 8 और 4 है, इसका गुणा कर लो। 8 और 4 का बीच वाले का गुणा कर लो और नीचे वाला घटा दो, 8 चौके 32 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 29। और ये जो 29 है ये फर्स्ट रो में दिया है। अब यही लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे, बीच की संख्याओं का गुणा करेंगे। 11 7 77 और माइनस का 7 करेंगे। 77 में माइनस 7 नहीं 6, ये नीचे कितना है? ये नीचे 6 दिया है ना, तो इस 6 को माइनस कर देंगे। 77 में से 6 जाएगा तो 71 बचेगा। कितना बचेगा दोस्त? 71 बचेगा। अब साथी यही लॉजिक तो हमें यहाँ भी लगाना है, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो 14 से गुणा करें और 3 घटा दें तो कितना आ जाए? 67। तो आप कहोगे अगर 14 में यहाँ पे 5 का गुणा कर दें,
14 में अगर साथी 5 का गुणा कर दें और 3 घटा दें तभी तो हमारा 67 आएगा। कैसे? देखो 14 पंचे 70, 70 में से 3 जाएगा तो 67, यही तो आना चाहिए। तो आप कहोगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर मिस कर रहा है वो नंबर हमारा 5 है, वो नंबर हमारा 5 है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। बीच की दो संख्याओं को गुणा करके सबसे नीचे की संख्या घटानी है तो हमें ऊपर की संख्या प्राप्त हो जाएगी। और एक बात याद रखना है दोस्त, रीजनिंग एक ऐसा सवाल होता है, ऐसा क्वेश्चन होता है जहाँ पे एक से अधिक लॉजिक लग सकते हैं। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे एक बंदे के द्वारा एक से अधिक लॉजिक लग सकते हैं, लेकिन जो लॉजिक आपके एग्जामिनर ने माना है अगर वो आपका फिट बैठ रहा है तो आपका आंसर फिटिंग होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न में आ जाइए इसी के साथ। बोला शीर्षक x को अपूर्ण करने वाली आकृति का अध्ययन करें, फिर उसे विकल्पों में से x को पूर्ण करेगी। चुनिए फिर उस विकल्प को चुनें जो x को पूर्ण करेगी। x आकृति ये रही, फिगर x ये है और इसमें से कुछ पार्ट ये मिसिंग लग रहा है, इसका ये पार्ट मिसिंग है, इसमें बताना है क्या आएगा। तो गौर से देखो दोस्त, सबसे पहले इस लाइन को मैं पूरा करता हूँ, फिर यहाँ पे इसको ऐसे पूरा करता हूँ और इसको यहाँ से, एक मिनट, इसको यहाँ से इसमें चपका देता हूँ। तो इस प्रकार की आकृति आनी चाहिए, इस प्रकार की साथी आकृति आनी चाहिए जो ऐसी बन जाए, ऐसी बन जाए। अर्थात यहाँ से हमारा ये आपका इस प्रकार से पूरा हमारा एरिया बनेगा और ये यहाँ पे आएगी। ऐसी आकृति दोस्त आनी चाहिए। ऐसी आकृति कहाँ पर है? ऐसी आकृति कहाँ है? एक ऐसे बॉक्स में, ऐसे बॉक्स में ऐसी आकृति कहाँ है? तो आप कहोगे भाई ये तो दोनों कॉर्नर टच कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे दोनों कॉर्नर टच नहीं कर रहे हैं, तो विकल्प नंबर 1 गलत। और दूसरे वाले की भी टच कर रहे हैं, ये भी गलत। तीसरे वाले में ये लाइन पूरी नीचे कैसे आ गई? तीसरे वाले में नहीं, चौथे वाले में ये लाइन गलत आ गई है। तो अब आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्या है? फिगर एक्स का जो सही उत्तर है पूर्ण करने के लिए ऑप्शन नंबर हम सी का प्रयोग करेंगे। अब अगले प्रश्न में आ जाइए। इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए। उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के बीच में सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है, माताएं, महिलाएं और पायलट। बताओ दोस्त, माताएं, महिलाएं और पायलट के बीच में सही आरेख क्या बनेगा? यह क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं। देखो मेरी बात को समझो दोस्त। सबसे पहले माताएं जो होंगी क्या वो महिलाएं होती हैं? आप कहोगे देखो सर, आप बात को समझना है, ये महिला है, महिला का पूरा अगर एक पार्ट बना दें तो ऐसी कुछ महिलाएं होती हैं जो क्या होती हैं? माताएं होती हैं। महिलाएं कुछ ऐसी होती हैं वो क्या होती हैं? माताएं होती हैं। लेकिन आप कहोगे सर महिलाएं कुछ ही माताएं क्यों होती हैं? हमने तो अपने यहाँ देखा है जितनी महिलाएं हैं वो लगभग माताएं हैं, ऐसा तो देखा होगा आप लोगों ने। लेकिन मेरी बात को समझना है दोस्त, महिलाओं में बच्चियाँ भी आती हैं। क्या आता है? महिलाओं में बच्चियाँ भी आती हैं और कई ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्होंने अभी तक अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया होता है। तो माताएं वही बनेंगी जो महिला होंगी, लेकिन माता सारी की सारी महिला में नहीं आएंगी। ठीक है, याद रखेंगे। माफी चाहेंगे, सारी की सारी महिला माता में नहीं आएगी, लेकिन जो महिला है उसके अंदर माताएं आ जाएंगी। तो आप कहोगे बिल्कुल सही है। अब बोला है पायलट। पायलट का मतलब विमान चलाने वाला व्यक्ति। तो क्या माताएं चलाती हैं या महिलाएं चलाती हैं? आप कहोगे नारी सशक्तिकरण का हम अच्छा उदाहरण देख रहे हैं। अभी विस्तारा वगैरह एयरलाइंस हैं जिन इन लोगों ने क्या कर दिया है, माताओं और महिलाओं यानी महिलाओं को, वुमेन को पायलट उड़ाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम दिए हैं। जैसे आपने देखा होगा एक पटना में एक केस हुआ था, एक विस्तारा एयरलाइंस, आई थिंक मैं मिस कर रहा हूँ, वहाँ एक एरोप्लेन वो गया और टेक्निकल कमी के चलते वो लगभग 50-60 किलोमीटर उड़ा ही था कि उसका एक इंजन खराब हो गया। तो उसको ड्राइविंग करने वाली, उसको चलाने वाली एक महिला पायलट थी। उसने अपने जांबाजी से उसको क्या कर दिया, दोबारा से पटना एयरपोर्ट पर वापस लैंडिंग करवा दी थी। ये शायद आपने सुना होगा इसके बारे में। तो अपनी माताएं और महिलाएं क्या होती हैं? पायलट भी होती हैं। तो इस प्रकार से आरेख आएगा, एक उसके अंदर एक और उससे क्रॉस करता हुआ एक। तो ऐसा आरेख आपको ऑप्शन नंबर सी में प्यारे दोस्त मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आओ। अब इसके बारे में बताओ दोस्त, इसके बारे में बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, याद रखेंगे। बोला है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। नर्सें हैं, डॉक्टर हैं और फार्मासिस्ट है। तो मैक्सिमम केसेस में स्टूडेंट क्या करता है, वो ऑप्शन नंबर ए लगा देता है, जिससे उसका 1/4 अंक माइनस हो जाता है। क्या होता है? जो 1/4 माइनस हो जाता है। क्यों? मेरी बात को समझना दोस्त, ठीक है, मेरी बात को आपको समझना है यहाँ पे कैसे। देखो नर्स जो होगी क्या वो डॉक्टर होगी? आप कहोगे नर्स और डॉक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या महिलाएं डॉक्टर होती हैं? आप कहोगे होती तो हैं, लेकिन नर्स जो पर्टिकुलरली है वो एक महिला होती है। बात को समझना है, नर्स जो है वो एक पर्टिकुलरली क्या होती है? एक महिला होती है। और मैं डॉक्टर की बात करता हूँ तो बेसिकली हम डॉक्टर को एक मेल के रूप में करते हैं, यानी एक मेल के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉक्टर को। तो डॉक्टर यहाँ पे आ जाएगा। चूंकि मेल और फीमेल, यहाँ पे फीमेल और यहाँ पे मेल, इनका कोई संबंध नहीं है, तो नर्स और डॉक्टर का भी कोई संबंध नहीं होगा। अब बचे फार्मासिस्ट।
तो फार्मासिस्ट के लिए भी हम अलग लगा देंगे, फार्मासिस्ट के लिए भी हम अलग लगा देंगे, ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि हमें दो अलग करने हैं, तो अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन जाएँ तो साथी इसका एकदम सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 है, और एग्जामिनर के द्वारा भी यही माना गया है, नर्सें अलग हैं, डॉक्टर अलग हैं और फार्मासिस्ट अलग हैं, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और इसकी जो भाषा है वो क्या लिखा गया है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे इंग्लिश आ गया है, तो कुल मिलाकर वो आपसे इतना पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर क्या आएगा। देखो मेरी बात को समझना है दोस्त, मैं आपको सीधा सा एक लॉजिक बताऊंगा, एक प्यारा सा लॉजिक, बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए। 24 का अगर गुणा करोगे 2 में तो अगला वाला 48 हो जाएगा, और इस 48 का गुणा करोगे इसमें 2 में तो अगला वाला 96 हो जाएगा। यानी कि इसका जो संबंध है वो प्यारा सा संबंध है, एसएससी सीजीएल ने इसको पूछा था। तो आप बोलोगे यहाँ पे क्यों रखा, भाई ऐसा नहीं है, मेरी बात को समझना है। जो एग्जामिनर होते हैं उनका लगभग जो एग्ज़ाम लेते रहते हैं उनका लगभग क्या होता है, माइंड एक जैसा हो जाता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो एग्जामिनर होते हैं, हो सकता है वही टीसीएस का पेपर बनाए और हो सकता है वो यूपीपी का बनाए, तो क्वेश्चन वो हर प्रकार से रख सकता है। तो देखो गौर से समझो, 24 का जो संबंध है अगले वाले पहले वाले कॉलम से, इस पहले कॉलम का संबंध इस पहले कॉलम से है और इस पहले कॉलम से है, तो 2 गुना 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। अब यही ट्रिक यहाँ पे लगानी है, ऊपर वाले कॉलम का संबंध ऊपर वाले कॉलम से है और इससे भी होगा, तो आप क्या बोलोगे 13 दूनी 26। साथ ही 13 दूनी 26, तो अगली बार हम क्या कर दें 26 दूनी 52, क्योंकि यहाँ पे 2 का गुणा हुआ था, ऊपर भी 2 का गुणा है। अब इसके अलावा अगर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो यहाँ पे देख लो, ये 16 है, लास्ट वाली 16 दूनी 32, दोस्त यहाँ पे 2 का गुणा है, और 32 दूनी 64, तो यहाँ भी 2 का गुणा है। अब सम्मुख चलते हुए गुणा चल रहा है, तो 26 दूनी 52, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा 52 एकदम राइट आंसर होगा, याद रखेंगे क्या होगा 52 दे रखा है विकल्प नंबर डी में, यही दोस्त आपका सही उत्तर है, इस बात को याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अब दोस्त आ जाते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका ओपन डाइस से है, इसको भी देख लीजिए। ओपन डाइस का मैं क्वेश्चन ऑलरेडी एक करवा चुका हूं, लेकिन अब इसमें पूछा गया है, एक आकृति दी गई है, उत्तर आकृति में कौन सा दिए गए प्रश्न आकृति के खुले घन को नहीं बनाया जा सकता है। ये खुला घन दिया है प्रश्न आकृति में, इसका प्रयोग करके हम कौन सा बंद घन नहीं बना सकते। तो मैंने कहा हमेशा तीसरी सतह क्या होती है, अपोजिट होती है। तो अगर मैं इस बॉक्स को देखता हूँ, ऐसे बॉक्स को जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे, तो ये इसके जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, एक स्टार अपोजिट होगा दोस्त, क्या होगा, ये स्टार इसके अपोजिट होगा। इसके बाद अब तीसरी देखता हूँ, ऊपर हैशटैग अगर मैं मान लूँ, अगर मैं साथी ऊपर हैशटैग मान लूँ, तो इसके अपोजिट तीसरा क्या होगा, ये डॉट हो जाएंगे, ये 5 डॉट आपके इसके अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं, अब दोस्त एक क्रॉस है, एक ऊपर क्रॉस है, नीचे एक खाली सर्कल है, तो जहाँ भी एक साथ दिख रहे हैं, क्योंकि पासे का एक नियम है, ना तो कभी भी विपरीत सतह एक साथ छिप सकते हैं और ना ही एक साथ कभी दिख सकते हैं, पासे का ये नियम होता है दोस्त। जो दिख रहा है एक साथ अपोजिट वो नहीं बनेगा, और जो नहीं दिख रहा है वो बन सकता है। तो अब देखो, यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ से लिया है पहले वाले में, और हैशटैग यहाँ से लिया है, और आपका स्टार कहाँ से, यहाँ से लिया है, तो तीनों के तीनों अलग हैं। ऑप्शन नंबर 1 बन सकता है साथी, ऑप्शन नंबर 1 बन सकता है, इस बात को याद रखेंगे। अब एक स्टार के साथ में बॉक्स, ये अपोजिट देखो यहाँ पे थे, ये स्टार के साथ में बॉक्स अपोजिट थे, तो यहाँ तो गलत हो गया, ये नहीं बनेगा। अब इसके बाद हैशटैग यहाँ पर है, क्रॉस यहाँ पर है, और दोस्त आपका एक बात याद रखना है, क्रॉस के बाद में क्या है, क्रॉस के बाद में ये बॉक्स यहाँ पे है, तो दोस्त ये वाला बॉक्स भी आपका बन सकता है, सी नंबर भी बन सकता है। अब डी को देखिए, एक सर्कल यहाँ पे है, 5 डॉट यहाँ पे हैं और स्टार यहाँ पे है, मतलब ये भी बन सकता है। तो भाई 3 विकल्प तो ऐसे हैं जो बन सकते हैं, और उसने पूछा क्या था, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, तो कौन सा है दोस्त, आप कहोगे 2 नंबर का जो विकल्प है ये नहीं बनाया जा सकता है, 2 नंबर नहीं बनेगा क्योंकि उसमें अपोजिट एक साथ दिख गए हैं। अब अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न दोस्तों दर्पण छवि से है, इसको देख लेते हैं। बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में सही दर्पण छवि बताओ। एक बात को समझना है, मैंने कई बार बताया है, आज भी समझ लो, जो वस्तु दर्पण के नज़दीक होगी वो हमेशा नज़दीक ही उसकी आकृति बनेगी। और याद रखना है, ये जो लाइनें हैं ये दर्पण के एकदम नज़दीक हैं, तो अगर ये इस तरफ बनने का प्रयास करेंगी, इस तरफ ये आकृति बनने का प्रयास करेगी मेरे दोस्त, याद रखना है कुछ इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से अगर ये आकृति, 1 मिनट, थोड़ी सी सही नहीं बन पाई, इसको मैं 1 मिनट यार, ये इस प्रकार की आकृति बनेगी। तो इसमें जो लाइनें होंगी अगर दर्पण इस तरफ पलटा जा रहा है, चूंकि इस तरफ पलटा जा रहा है, तो आपको कोई ठीक है, तो दर्पण से नज़दीक इसकी लाइनिंग होनी चाहिए, इसकी जो लाइनिंग होगी वो दर्पण से नज़दीक होगी, इस बात को याद रखना है। दर्पण से नज़दीक, ये ऊपर की दिशा में है, गलत है, ये ऊपर की दिशा में गलत है, मतलब ए और डी तो गलत हो गए, और बी इसलिए गलत है क्योंकि इसकी जो लाइन है वो खड़ी हुई है,
जबकि यहाँ पे हमें लाइनें कैसी बनानी थी, लेटी हुई, लैटिट्यूड बनानी थी, उसने क्या बना दिया, लॉन्गिट्यूड। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसलिए गलत है। अब क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी, यही इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 25 का सी एकदम सही उत्तर है, याद रखेंगे। अब दोस्त इसको देखिए, इसे बोला गया है एक बिंदीदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है, पैटर्न खोलने पर कैसा दिखेगा। बताइए पारदर्शी शीट पर के समान कैसा दिखेगा। क्या पूछा है, जब इसे बिंदीदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान दिखेगा। अच्छा, यहाँ पर एक आपको ये पारदर्शी शीट दी गई है, इसको आपको मोड़ना है, उसके बाद कैसा दिखेगा। अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएं, चूंकि यहाँ पे बिंदीदार रेखा दे तो दी है उसने लिख करके, लेकिन बिंदीदार रेखा दी नहीं है। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो बिंदीदार रेखा होगी। कहाँ पे, यहाँ पे वो बिंदीदार रेखा होगी। इसके बाद इसको हमें इस तरफ पलटना है, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन देखा जाए तो इसी तरफ पलट रहे हैं, तो हमारा सही उत्तर इसी तरफ बनना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरी बात को समझो। सबसे पहले हम लोगों के पास क्या है, एक ये डंडा है, यानी एक हमारे पास आयत है कह सकते हैं, और इसमें लगा हुआ है क्या, इसमें लगा हुआ है आपका इस तरफ से एक पंचभुज। क्या लगा हुआ है, एक पंचभुज। अगर मैं पंचभुज को इस तरफ पटकूंगा, तो ये कॉर्नर पे तो जुड़ा रहेगा। बोलो दोस्त, ये कॉर्नर पे तो जुड़ा रहेगा, बोलो। और इसके बाद में एक संबंध अपना यहाँ पे स्थापित कर लेगा। ये पंचभुज क्या करेगा, ये कॉर्नर में तो साथ ही जुड़ा रहेगा, और इसके बाद ये संबंध यहाँ पे स्थापित कर लेगा। तो दोस्त ऐसा दिखना चाहिए। ऐसा कहाँ पे, देखो इसकी लाइनें पूरी नहीं जुड़ी हैं, गलत है। इसके बीच में ये देखो, ये पूरी लाइन थी यहाँ पे, और ये लाइन में गैप कर दिया बी नंबर पे, तो गलत है। ऑप्शन नंबर डी का तो नीचे ही चला गया पंचभुज, इसलिए गलत है। तो एक बार फिर से आप कहोगे कि प्रश्न नंबर 26 का उत्तर भी हमारा सी ही है। क्या है, 26 का उत्तर भी हमारा सी ही है, याद रखेंगे। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया, इसको आप एडजस्ट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही बनेगा। अगले प्रश्न में आइए। अब दोस्त मानसिक अभिरुचि के कुछ अच्छे प्रश्न हैं आपके एग्जाम में जो बन सकते हैं, या पूछे गए थे पिछली बार, उनको देखते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में ड्यूटी कर रहे हैं। अस्पतालों से नवजात शिशु चोरी होने के अन्य मामलों को रोकने हेतु आपको क्या करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। समय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। गुप्त रूप से महिला पुलिस को आसपास तैनात करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। पता लगाने के लिए हिरासत में लिए गए अवैध व्यापारियों को फ़ोन करेंगे, नहीं। अभी तो हमें क्या करना है, केवल मामले की जानकारी को रोकना है। तो पता लगाने के लिए हिरासत में अभी कहाँ लिए अपने व्यापारी। आगे बोला है प्रसूति वार्ड में आगंतुकों को आने जाने पर प्रतिबंध कर देंगे। तो भाई ऐसा भी नहीं करना है। प्रसूति जो वार्ड हैं उनमें उसके माता पिता भी तो आएंगे, जो महिला होगी या फिर जो जन्मजात बच्चा होगा उसका भी पिता हो सकता है। तो आपको करना क्या है, जो प्रसव रूम है उसमें प्रवेश और निकासी के चारों ओर क्या करना है दोस्त, सीसीटीवी फीड कर देनी है, और उसका विश्लेषण करना है, जिससे आपको पता चल सके कि बच्चे क्यों चोरी हो रहे हैं और कौन चोरी कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। आगे बोला है अनुकूलन से अभिप्राय है। क्या है, सभी तरह की स्थिति में एवं परिस्थितियों में स्वयं को ढाल लेना। क्या बोला गया है कि अनुकूलन से अभिप्राय है सभी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना। उपरोक्त संदर्भ को दृष्टिगत रखते हुए एक पुलिसकर्मी क्या कर सकता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अपने क्षेत्र में सभी अच्छे और बुरे लोगों से मेलजोल बनाकर रखना चाहिए। स्थानीय विधायक या सांसद से कृपा दृष्टि पाने के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। भाई क्या है, आप सरकार के क्या है, सेवक हैं, विधायक सांसद के नहीं। ठीक है, हालांकि विधायक सांसद सरकार के हिस्से होते हैं, लेकिन जो ऑफिशियली मुख्यमंत्री या कैबिनेट के बारे में बात करें उनके प्रति आपको जिम्मेदार होना चाहिए, या भारत के जो डीजीपी, माफी चाहेंगे, जो प्रदेश के अपने डीजीपी हैं, जो कानून है उसके प्रति जिम्मेदार होंगे, विधायक सांसद के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे। आगे बोला है कानून के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को, क्या बोला है, कानून के समक्ष उपस्थित चुनौतियों से बिना विचलित हुए अपने आपको हर परिस्थिति में कर्तव्य पालन करने के लिए तैयार रखना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बन सकता है। आगे बोला था सभी प्रकार के अच्छे बुरे लोगों से मेलजोल। अरे पुलिसकर्मी मेलजोल कहाँ बनाते हैं, गलत हो जाएगा। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। भाई वरिष्ठ अधिकारियों को, अगर ये गलत है तो ये वरिष्ठ अधिकारियों को लाभ आप नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये एकदम सही है, क्योंकि उसने बोला है अनुकूलन क्षमता से क्या अभिप्राय है, भाई सभी प्रकार की परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना। तो कह रहा है कानून के समक्ष उपस्थित चुनौतियों के बिना विचलित हुए अपने हर परिस्थिति को अपने आप में कर्तव्य पालन के लिए तैयार रखना चाहिए। मतलब हर परिस्थिति यहाँ भी है और सभी परिस्थिति ये भी दे रखा है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बोला है आप रात में गश्त लगा रहे हैं, उस दौरान आपको एक सुनसान इलाके पर जलती हुई कार दिखाई देती है। आप घटनास्थल पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि कार के भीतर एक व्यक्ति फंसा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, अग्निशमन विभाग को सूचित करेंगे, उसके आने की प्रतीक्षा करेंगे। भाई जब तक अग्नि विभाग आएगा 25-30 मिनट में, तब तक उसका स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। घटना स्थल पर घेराबंदी करेंगे और फॉरेंसिक जांच का इंतजार करेंगे। मैंने कहा इंतजार तो करना ही नहीं, बंदा फंसा हुआ है, मर रहा है। कह रहा है सर्वप्रथम फंसे व्यक्ति को बचाने का प्रयास करेंगे और आग को बुझाएंगे। बिल्कुल सही बन सकता है। घटना स्थल पर जानकार
घटनास्थल की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भेजेंगे। देखो प्रथम काम पूछा था, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो भाई सबसे पहले व्यक्ति को बचाना है। और सेकंड कंडीशन क्या है, घटनास्थल की जो भी जानकारी है अपने सीनियर को आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो आपकी क्या होगी, सर्वप्रथम जो कार्य होगा वो आपका व्यक्ति को बचाना होगा। अगले प्रश्न में बोलिए, बोला गया है 30 नंबर प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक विशेष परिस्थिति में जब कोई भीड़ बेकाबू हो जाए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक विशेष परिस्थिति में जब कोई भीड़ बेकाबू हो जाए आपको बल प्रयोग करना होता है, लेकिन साथ ही परिस्थितियों से निपटने हेतु मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना भी आवश्यक होता है। सूझबूझ और तदनुकूलन तत्काल निर्णय लेने और लाठी बंदूक के प्रयास से अधिक कारगर सिद्ध होता है। इसे विशेष गुण को क्या कहते हैं, इस विशेष गुण को क्या कहते हैं। अगर जैसे भीड़ बेकाबू है, उस पर आपको आंसू गैस के गोले चलाने पड़े या लाठियां बरसानी पड़ी, तो उससे पहले आप क्या करेंगे। आपने देखा होगा IPS IAS रैंक के जो भी लोग होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। पुरानी फिल्मों को अगर देखा जाए, जल्दी से बाहर निकल आओ, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है, ऐसा होता था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये परिस्थितियां बन सकती हैं। लेकिन उसने कहा पुलिस अधिकारी के रूप में अगर आप सूझबूझ और तदनुकूलन, देखो ये लिखा है तदनुकूलन तत्काल निर्णय लेना लाठी और बंदूक के प्रयोग से अधिकतर कारगर सिद्ध होता है। यानी लाठी बंदूक का अगर प्रयोग ना करें और आप अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल लें, क्या कर लें, ढाल लें, और उन लोगों को सामंजस्य के साथ आप अपने आप में काबू करने का प्रयास करें। तो दोस्त याद रखेंगे, ये कर्तव्य परायणता नहीं होती है, सत्यनिष्ठा नहीं होती है, दयालुता नहीं होती है, ये होती है अनुकूलन क्षमता। और अभी हमने अनुकूलन क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण देखा था कि कभी भी परिस्थिति कैसी भी हो, अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार आपको ढाल लेना है अगर आप एक पुलिसकर्मी हैं। ठीक है, याद रखेंगे 30 का D सही हो जाएगा। अब दोस्त आज का गृह कार्य प्रश्न आप सभी के सामने है। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 मार्च 2000 तक दोनों दिनों को मिलाएंगे तो कितने दिन होंगे। ये प्रश्न हम करवा चुके हैं आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। उम्मीद है साथी क्लास पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो बस एक काम कर दीजिए आप लोग। अंतिम बीच में मैंने कभी भी नहीं कहा है आप लोगों से, नहीं कहा तो अब कह रहा हूँ कि लाइक कमेंट और शेयर। आप लोग अपनी जानकारी यानी कि कह सकते हैं अपने जो भी सवाल मन में उठ रहे हैं कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या रीजनिंग से संबंधित सवाल हो या किसी भी सब्जेक्ट से, मैं इनको कराने का या सॉल्व करने का प्रयास करूँगा इसी क्लास के माध्यम से। तो चलिए फिलहाल दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जो भी अभी आने वाले दिनों में क्लासेस हों उनकी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। मस्त रहना, स्वस्थ रहना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं फिर से कह देता हूँ, 2-3 दिन से बार बार आपसे कह रहा हूँ, घबराना नहीं है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। भाई पॉजिटिव रखोगे तो हो सकता है आपको जो अंदर डर है वो भाग जाए और आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो पाए। हालांकि डर तो लगता है, डर लगता है, मैंने कल भी बताया था, डर लगता है, गला सबका सूखता है, बात बाकी आपको समझना है। एग्ज़ाम है भाई, याद करो अपने माता पिता के सपने को, याद करो अपने आप की परिस्थिति को, किस तरह की परिस्थिति में आप जी रहे हैं, याद करो अपने छोटे भाई अपने बड़ी बहन की शादी को। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जब आप याद करते हैं तो मोटिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।